हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूं 2021 में आई तेलुगु फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1 को। इस मूवी में स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना आपको देखने को मिलेंगे। इस मूवी का IMDb पर रेटिंग 7.9 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 92% गूगल यूजर ने भी इसे पसंद किया है। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो पहले आप ये मूवी देख लें, उसके बाद आप हमारा एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं, क्योंकि मूवी बहुत ही शानदार है। तो देरी ना करते हुए मूवी शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि जापानीज में अपनी ब्राइड को एक गिफ्ट देने का रिचुअल होता है और ये गिफ्ट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि काफी एक्सपेंसिव होता है, जिसे बनाने के लिए एक खास लकड़ी लगती है जो कि चाइना से इलीगली तरीके से आती है। मगर हैरानी की बात यह है कि ये लकड़ी चाइना में भी नहीं मिलती। ये लकड़ी इंडिया से चाइना स्मगल की जाती है, जिसे लाल चंदन के नाम से जाना जाता है और ये इंडिया में सिर्फ शेषाचलम के जंगलों में ही पाई जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारा मेन कैरेक्टर पुष्पा लाल चंदन की ट्रक लेकर जंगल में जा रहा होता है। तभी पुलिस उसका पीछा करती है, मगर पुष्पा नहीं रुकता है। पर फिर पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं। पुष्पा कहता है कि 10,000 में मामला खत्म करते हैं, तो पुलिस वाले उसे मारने लगते हैं। फिर पुष्पा 20 बोलता है तो भी पुलिस वाले नहीं मानते। धीरे धीरे पुष्पा पैसे बढ़ाता जाता है, पर पुलिस वाले नहीं मानते। वह आते रहते हैं और पुष्पा उन्हें मारता रहता है। फिर एक पुलिस वाला पुष्पा के ऊपर गन पॉइंट करता है। तब पुष्पा बोलता है 1 लाख। पुलिस वाले तब भी नहीं मानते और वह लोग पुष्पा को जीप में लेकर जाने लगते हैं। तब पुष्पा गुस्से में उनसे कहता है कि क्या तुम्हें क्या लगा, मैं क्या पूरी पार्टी को 1 लाख दे रहा था? नहीं, मैं सबको 1-1 लाख रुपए देने की बात कर रहा था। सारे पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और फिर वो पुष्पा को पैसे लेकर छोड़ देते हैं। सीन 1 साल पहले शिफ्ट होता है, जब पुष्पा एक दिहाड़ी मजदूर था और वह एक लकड़ी की फैक्ट्री में कुली का काम किया करता था। वहाँ चाय का ब्रेक होने पर पुष्पा एक चेयर पर बैठकर पैर पर पैर रखकर चाय पी रहा होता है। तभी वहाँ उस फैक्ट्री का मालिक आता है। पुष्पा अपनी सीट से नहीं उठता है, तो वहाँ का मैनेजर फौरन पुष्पा के पास आता है और उसे कहने लगता है कि अरे ये अपनी फैक्ट्री का मालिक है, तुमने इसे इज्जत क्यों नहीं दी? पुष्पा कहता है कि ये मेरा पैर है और मैं मेरा पैर कहीं भी रख सकता हूँ। वह मुझे काम करने के पैसे देता है, इज्जत करने के नहीं। उसके बाद मैनेजर पुष्पा को 200 रुपये देता है, तो पुष्पा सिर्फ 100 रुपये लेता है और 100 रुपये वापस मैनेजर को दे देता है और उसे कहता है कि ये तुम अपने मालिक को दो, इससे जाकर वो बाजार से अपने लिए इज्जत खरीद ले। उसी जगह पर केशव नाम का एक बंदा होता है। वह पुष्पा का कॉन्फिडेंस देखकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अगले दिन एक उधार वाला पुष्पा के घर आकर हंगामा करने लगता है। यह देखकर पुष्पा अपने घर की भैंस बेच देता है और पैसे इकट्ठा करके उस आदमी को दे देता है। पर उस आदमी ने पुष्पा और उसकी माँ की बहुत बेइज्जती की थी। सबके घर जाकर बताया था कि पुष्पा ने उसे उधार लिया है, इसलिए पुष्पा उसे मार पीट कर सबके घर जा जाकर यह कहने को कहता है कि पुष्पा ने अब उधार चुका दिया है। क्योंकि पुष्पा ने अपना पुराना काम छोड़ दिया था, इसलिए पुष्पा और केशव नए काम की तलाश में कुछ कुलियों के साथ जंगल में जाते हैं। पर अब तक उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें यहाँ क्या काम करना है। जंगल में जाने पर पुष्पा को पता चलता है कि उस जंगल में इन लोगों को इलीगली लाल चंदन के पेड़ काटने का काम करना है। ये लोग लकड़ियां काट ही रहे होते हैं कि वहां पर पुलिस के आने का सिग्नल मिलता है। सारे मजदूर वहां से भागने लगते हैं लाल चंदन छोड़कर, पर अकेला पुष्पा ही कहता है कि हमने इतनी मेहनत से जो पेड़ काटे हैं वह इतनी आसानी से पुलिस वालों को कैसे ले जाने दें। उसके पास एक उपाय है। इसके बाद एक पुलिस वालों का इंट्रोडक्शन होता है, जिसका नाम है DSP गोविंदप्पा। गोविंदप्पा की एक अलग ही रिकॉर्ड हिस्ट्री होती है, क्योंकि उसके हाथों से आज तक कोई भी स्मगलर बचकर नहीं जा सका। पुलिस वाले आते हैं और पुष्पा और उसके साथियों से लाल चंदन के बारे में पूछने लगते हैं। तो पुष्पा कहता है कि काहे का लाल चंदन, हम तो यहाँ बकरियां चराने आए हैं। जब DSP गोविंदप्पा पुष्पा के सर पर गन रखते हैं तो सारे मजदूर कुल्हाड़ी लेकर वहां आ जाते हैं, इसलिए पुलिस वालों को वहां से पीछे हटना पड़ता है। पुलिस के जाने के बाद पुष्पा और उसके साथी लकड़ियां ऊपर से उतारते हैं। असल में पुष्पा और उसके साथियों ने लाल चंदन के गट्ठर बांध करके पेड़ों के ऊपर छुपा दिए थे, इसीलिए पुलिस को वहां कुछ भी नहीं मिल पाया था। उसके बाद इस मूवी का पहला गाना शुरू होता है
और इसी तरह पुष्पा और केशव उन जंगलों में कुली का काम किया करते रहते हैं। फिर एक दिन गोविंदप्पा अपनी सारी पुलिस टीम को लेकर के वहां दोबारा आ जाता है और उसे देखकर सारे कुली वहां से भागने लगते हैं, पर पुष्पा एक पत्थर लेकर पुलिस वालों पर हमला कर देता है। यह देखकर सारे कुली पत्थर लेकर पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं, पर पुलिस वाले फायरिंग करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तो पुष्पा उस ट्रक पर सवार हो जाता है जिसमें लाखों का लाल चंदन लोड होता है। वह इतना सारा माल ऐसे तो पुलिस के हाथ नहीं लगने दे सकता था, इसीलिए पुष्पा उस ट्रक को लेकर फौरन वहां से जाने लगता है और गोविंदप्पा और उसकी टीम पुष्पा का पीछा करने लगते हैं। इसी चेजिंग के दौरान पुष्पा उस ट्रक को पता नहीं कहां पर छुपा देता है। पुलिस वालों को ट्रक का नामो निशान तक नहीं मिलता, पर फिर भी गोविंदप्पा पुलिस पुष्पा को अरेस्ट कर लेता है। अरेस्ट करने के बाद गोविंदप्पा पुष्पा को पुलिस स्टेशन ला करके बहुत मारने पीटने लगते हैं, लेकिन पुष्पा उन्हें कुछ भी नहीं बताता, वो सिर्फ हंसते रहता है। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है, वह पुष्पा से उसका नाम पूछने लगता है, उसके घर का नाम, उसके बाप का नाम। यह सब सुनकर पुष्पा बहुत अपसेट हो जाता है और स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। असल में इस गांव में एक बड़े नाम वाला और इज्जतदार बंदा होता है जिसका नाम मुलेठी होता है, जिसकी गांव में काफी इज्जत होती है। पुष्पा की माँ इस बंदे की रखवाली होती है और पुष्पा उसी का बेटा था। जब बचपन में पुष्पा की माँ उसका स्कूल में दाखिला करवाने गई थी, वहाँ मास्टर जी ने पुष्पा के घर का नाम और पिता का नाम पूछा। तब उसकी माँ ने उसी बंदे का नाम बताया, लेकिन तभी वहाँ पुष्पा का सौतेला भाई आ गया और इन दोनों को डराने धमकाने लगता है कि तुम दोनों हमारे परिवार के नहीं हो और ना ही तुम्हारा नाम मेरे बाप के नाम के साथ जोड़ सकता है, क्योंकि एक रखेल और विवाहित स्त्री में फर्क होता है, इसलिए तुम दोनों कभी भी हमारी माँ और हमारी जगह नहीं ले सकते। तब से पुष्पा कोई भी सरनेम अपने नाम के आगे नहीं लगाता और उसका सिर्फ नाम होता है पुष्पराज। कहानी प्रेजेंट में आती है और 3 लोगों का इंट्रोडक्शन होता है। पहला भाई जॉली रेड्डी, जो 3 भाइयों में सबसे छोटा होता है और बहुत ही अय्याश किस्म का होता है। गांव की हर लड़की पर उसकी गंदी नजर होती है। दूसरा भाई जग्गा रेड्डी, जो कि लाल चंदन का बिजनेस संभालता है कि कितना माल कहाँ गया, कितना पैसा आया, इन सारे अकाउंट की डिटेल यही मेंटेन करता है। तीसरा और सबसे बड़ा भाई कोंडा रेड्डी। पुष्पा ने कोंडा रेड्डी का माल छुपाया था, जिसके कारण कोंडा रेड्डी के दोनों भाई जग्गा रेड्डी और जॉली रेड्डी पुष्पा से पूछने के लिए आते हैं कि उसने माल कहाँ छुपाया है, लेकिन पुष्पा इनका माल कहाँ छुपाया है ये नहीं बताता। वह इन दोनों से भी एक डील करता है कि अगर उन्होंने पुष्पा को 5 लाख रुपए दिए तो वह उसका पता बता देगा। अब दोनों भाई पुष्पा को बेल दिलवाते हैं और पुष्पा उन दोनों को ले करके एक जगह पर जाता है। तब हमें पता चलता है कि उस एरिया में कुआं था और जब पुलिस पुष्पा का पीछा कर रही थी तो पुष्पा ने उसी कुएं में पूरा का पूरा ट्रक गिरा दिया था। जॉली रेड्डी और जग्गा रेड्डी उस लॉरी को बाहर निकालते हैं और वादे के हिसाब से ये दोनों पुष्पा को 5 लाख रुपए दे देते हैं, पर जाते जाते जॉली रेड्डी पुष्पा को 100 रुपए का नोट फेंक देता है और कहता है कि तुम यहाँ से ऑटो में चले जाओ। ऐसा कहकर जॉली रेड्डी अपना वैन लेकर के वहाँ से चला जाता है। पुष्पा केशव से सवाल करने लगता है कि ये गाड़ी कितने की हो सकती है। केशव कहता है कि तकरीबन 5 लाख की तो होगी ही। तब पुष्पा कहने लगता है कि जाओ, जाकर वही गाड़ी लेकर के आओ। मैं यहाँ गाड़ी में आया था और गाड़ी नहीं जाऊँगा। जब तक गाड़ी नहीं आएगी तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। तब क्या था, केशव जाता है और एक नई गाड़ी उन पैसों से लेकर आता है जो उन्हें मिले थे। पुष्पा गाड़ी लेकर अपनी माँ के पास जाता है और उसे वहाँ घुमाता है। फिर पुष्पा और केशव उसी गाड़ी से कोंडा रेड्डी के घर जाते हैं। उस वक्त वहाँ कोंडा रेड्डी अपने आदमियों के साथ मीटिंग कर रहा था, क्योंकि हर बार डीएसपी गोविंदप्पा उसके माल को पकड़ लेता है और कोंडा रेड्डी के आदमी चेक पोस्ट पार ही नहीं करवा पा रहे थे। तभी पुष्पा आवाज उठाते हुए कहता है कि मेरे पास इस समस्या का उपाय है। फिर पुष्पा कोंडा रेड्डी को अकेले में अपना प्लान समझाता है। पुष्पा का आइडिया यह था कि वह लोग दूध का बिजनेस स्टार्ट करें, गाड़ी के ऊपर की टंकी में दूध भरा जाए और उसके निचले हिस्से में और केबिन बना करके लाल चंदन को छुपाया जाए। तो कोंडा रेड्डी के आदमी इसी आइडिया को फॉलो करते हैं, जिससे गोविंदप्पा उन्हें पकड़ भी नहीं पाता और बहुत ही आसानी से चेक पोस्ट को पार कर लेते हैं। पुष्पा का ये काम देखकर कोंडा रेड्डी बहुत खुश हो जाता है और पुष्पा को सारा काम समझा देता है।
वह पुष्पा को 5 लाख रुपए देता है, पर पुष्पा कहता है कि उसे 5 लाख रुपए नहीं चाहिए, बल्कि 4% का पार्टनरशिप चाहिए। तो कोंडा रेड्डी उसे 4 लाख रुपए दे देता है। घर जाते समय केशव पुष्पा से पूछता है कि ये क्या किया भाई तुमने, 5 लाख की जगह सिर्फ 4 लाख क्यों लिया। तो पुष्पा कहता है अगर मैं 5 लाख लेता तो भी मैं उनका नौकर होता, पर 4% लेने से मैं उनका पार्टनर कहलाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में फिल्म की हीरोइन का इंट्रोडक्शन होता है, जिसका नाम होता है श्रीवल्ली। वह दूध की डेयरी पर काम करती है। पुष्पा को श्रीवल्ली को देखते ही पहली नजर का प्यार हो जाता है और वह उसके पीछे पीछे घूमता रहता है, पर श्रीवल्ली उसे देखती ही नहीं है। फिर एक दिन कोंडा रेड्डी के आदमी लाल चंदन को ले जा रहे थे, तो गोविंदप्पा उस टंकी का राज पहचान लेता है और उन लोगों को गिरफ्तार कर लेता है। उन दोनों आदमी में से एक श्रीवल्ली का फादर होता है। गोविंदप्पा उन दोनों से डील करता है कि अगर इन दोनों ने गोविंदप्पा की हेल्प की तो वह इन दोनों को छोड़ देगा, और वो हेल्प ये है कि कुछ दिनों बाद कोंडा रेड्डी के गोदाम पर करोड़ों का माल आने वाला है। वो उसकी इन्फॉर्मेशन देने को कहता है कि वह माल कब आएगा और कहाँ पर आएगा। उसके बाद एक और बंदे का इंट्रोडक्शन होता है, जिसका नाम होता है मंगल सिंह। यह पूरे चंदन स्मगलिंग सिंडिकेट का लीडर होता है। आगे की पार्टी से यही डील करता है। बिना सीनू के परमिशन के आंध्रा में कोई भी लाल चंदन ना तो खरीद सकता है ना ही बेच सकता है। सीनू के पास करोड़ों का माल है, जिसे छुपाने के लिए वो कोंडा रेड्डी के गोदाम पर रहता है, क्योंकि पुलिस वालों को सीनू के गोदाम के बारे में पता चल चुका है। दूसरे दिन पुष्पा जब गोदाम पर आता है तो वहाँ एक लड़की होती है, जिसे जॉली रेड्डी ने रात को गोदाम पर रखा होता है। पुष्पा उस लड़की को वहाँ से भेज देता है। थोड़ी देर में जॉली रेड्डी आता है और वह पुष्पा पर गुस्सा करने लगता है। इसी दौरान पुष्पा को कोंडा रेड्डी का कॉल आता है और वो बताता है कि पुलिस वालों को उसके गोदाम के बारे में पता चल चुका है और गोदाम पर पुलिस वालों की रेड पड़ने वाली है। जब पुष्पा कोंडा रेड्डी से बात कर रहा था तो जॉली रेड्डी उसे मार पीट रहा होता है। मतलब पुष्पा एक तरफ तो कोंडा रेड्डी से बात करता है और दूसरी तरफ जॉली रेड्डी पुष्पा को मारते रहता है। पुष्पा कोंडा रेड्डी को कहता है कि वह पुलिस के हाथ माल का एक टुकड़ा भी नहीं आने देगा। ये सिचुएशन देखकर पुष्पा को एक आइडिया आता है। वह सारा का सारा माल यानी सारी चंदन की लकड़ियों को पानी में बहा देता है, क्योंकि कोंडा रेड्डी का गोदाम नदी के ठीक किनारे पर ही था। जब सारा माल पानी में बह जाता है तो उसके ठीक तुरंत बाद पुलिस वहां आ जाती है, पर पुलिस वालों के कुछ भी हाथ नहीं आता। इधर पुष्पा के कहने पर केशव तुरंत डैम मैनेजर के पास जाकर के उससे तुरंत डैम बंद करने को कहते हैं, और डैम बंद होने के कारण सारा का सारा माल डैम के किनारे पर जमा हो जाता है। क्योंकि पुष्पा ने मंगल सीनू का करोड़ों का माल बचा लिया होता है, इसलिए सीनू अपने अड्डे पर पार्टी रखता है, जहां पर सामंथा का एक आइटम सॉन्ग होता है। पार्टी में पुष्पा को पता चलता है कि सीनू सभी को 1 टन का 25 लाख रुपए दे रहा होता है। हालांकि वह आगे से 1 टन का 1.5 करोड़ रुपए लेता है। पुष्पा यह बात कोंडा रेड्डी को बताता है और उसे कहता है कि वो सीनू से पूछे, पर कोंडा रेड्डी सीनू से बात करने में झिझकता है। वह पुष्पा को कहता है कि तुम ही जाकर उससे बात करो, अगर वो मान गया तो आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा मेरा होगा। पर पुष्पा भी बात करने से मना कर देता है। अगले दिन पुष्पा अपनी माँ को लेकर श्रीवल्ली के घर आता है शादी की बात करने के लिए, लेकिन तभी पुष्पा का सौतेला भाई वहां आ जाता है और वह कहने लगता है कि यह दोनों हमारे घराने के नहीं हैं, यह हमारा भाई नहीं है। और फिर पुष्पा की माँ के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें करने लगता है। वो कहता है कि इसका क्या सबूत है कि पुष्पा उसके भाई बाप की औलाद है। ये सब सुनकर पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और वह अपने बड़े भाई को मारने के लिए जाता है, और इसी हाथापाई में पुष्पा की माँ को चोट लग जाती है और वह घायल हो जाती है। पुष्पा उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और हमें फ्लैशबैक की कहानी में दिखाया जाता है कि किस तरह जब पुष्पा छोटा था और उसके फादर की डेथ हो गई थी तो उसके सौतेले भाई ने उसे और उसकी माँ को उसके फादर को आखिरी समय देखने भी नहीं दिया था, और तो और किसी भी रस्म में उसको और उसकी माँ को शामिल नहीं होने दिया गया था। उसके फादर के मरने के बाद उसे उसके घर से भी निकाल दिया गया था। पुष्पा के फादर ने उसे एक लॉकेट दिया था, वो उनकी आखिरी निशानी थी, पर उसका सौतेला भाई अजय वह भी अपने साथ ले गया। पुष्पा हॉस्पिटल में बैठा बैठा ये सब सोचता रहता है और उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वह कहता है कि अब वो किसी के आगे झुकेगा नहीं, वह जाएगा और मंगल सीनू से बात करेगा।
अगले दिन पुष्पा सीनू के पास जाता है और पैसे बढ़ाने को कहता है। पुष्पा कहता है कि अगर सीनू ने उसे 1 टन का 1 करोड़ नहीं दिया तो वह उसे माल नहीं बेचेगा, वह डायरेक्ट चेन्नई जाकर मुर्गन से डील करेगा। जब सीनू के लोग पुष्पा को रोकते हैं तो यहाँ जबरदस्त फाइट सीन हमें देखने को मिलता है और बहुत ही जबरदस्त डायलॉग थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा चेन्नई मुर्गन से मिलने जाता है। पुष्पा मुर्गन के आदमी को लाल चंदन का सैंपल दिखाता है, जिसे देखकर मुर्गन उसके पास भागा भागा आता है और कहता है कि अरे भाई, ये तो A ग्रेड का माल है, मतलब लाल चंदन में भी अलग अलग क्वालिटी होती है। पुष्पा मुर्गन से 1.5 करोड़ रुपए टन पर डील करने को कहता है। मुर्गन पुष्पा से पूछता है कि तुम किसके आदमी हो, तो पुष्पा बताता है कि कोंडा रेड्डी का। फिर पुष्पा कोंडा रेड्डी को कॉल करके जो हुआ वो बताता है कि सीनू तो हमें 1 टन का सिर्फ 25 लाख रुपए दे रहा था, पर यहाँ मुर्गन हमें 1 टन का 1.5 करोड़ देगा। ये सुनकर कोंडा रेड्डी लालच में आकर पुष्पा को डील करने को कहता है। इधर जॉली रेड्डी को पता चलता है कि श्रीवल्ली का फादर और एक बंदा पुलिस के इन्फॉर्मर बन चुके हैं और उनकी वजह से ही उनका माल पकड़ा जाने वाला था, तो वह उन दोनों को बहुत मारता है। जॉली रेड्डी श्रीवल्ली के फादर को जान से मारने ही वाला होता है, तभी उसे ये बात पता चलती है कि इसकी बेटी श्रीवल्ली है। असल में जॉली ने श्रीवल्ली को पहले एक थिएटर में देखा था। वह श्रीवल्ली को कहता है कि तुम रात को सज धज के मेरे पास आओ। वो कहता है कि मेरे साथ रात गुजारने के बाद ही मैं तुम्हारे बाप को छोड़ूंगा। श्रीवल्ली बेचारी मजबूरी में रात को तैयार होकर जाती है, पर वह जॉली रेड्डी के पास नहीं बल्कि पुष्पा के घर जाती है और जो हुआ ये सब पुष्पा को बताती है। पुष्पा कहने लगता है कि इस सब से मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुमने तो मुझे इनकार कर दिया और शादी से मना कर दिया। लेकिन श्रीवल्ली पुष्पा को कितना प्यार करती है वह उसे बताती है और अपने प्यार का इजहार करती है। ये सब जानकर पुष्पा श्रीवल्ली को प्रॉमिस करता है कि उसके रहते उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। जिसके बाद पुष्पा श्रीवल्ली को लेकर जॉली रेड्डी के पास जाता है और उन दोनों के बीच वहाँ बहुत ही जबरदस्त फाइट होता है। पुष्पा जॉली रेड्डी के हाथ पैर तोड़ देता है और श्रीवल्ली के बाप को वहाँ से छुड़ाकर ले जाता है। दूसरे दिन कोंडा रेड्डी और जग्गा रेड्डी ये दोनों जॉली रेड्डी को देखने हॉस्पिटल में आते हैं, पर जॉली रेड्डी उन्हें ये बताने से मना कर देता है कि उसे किसने मारा है, क्योंकि वह पुष्पा से खुद बदला लेना चाहता था। इसलिए कोंडा रेड्डी के बहुत पूछने पर भी वो चुप रहता है। उसके बाद पुष्पा कोंडा रेड्डी के साथ एक दुकान पर पैसे लेने जाता है, जो कि हवाला के पैसे थे। मतलब पुष्पा ने मुर्गन को माल बेचा तो मुर्गन ने उसे हवाला के थ्रू पैसे भेजे। काम खत्म होने के बाद पुष्पा उसी दुकान पर श्रीवल्ली के लिए सोने की चेन देखने लगता है। यह देखकर कोंडा रेड्डी को पुष्पा का शक हो जाता है कि वो गहने किसके लिए ले रहा है। दूसरी तरफ केशव जब सुबह कोंडा रेड्डी के घर पर था तो उसे ये बात पता चलती है कि कल रात जब वह और पुष्पा जॉली रेड्डी की पिटाई के बारे में आपस में बात कर रहे थे तो वह सारी बातें कमरे के बाहर से कोंडा रेड्डी ने सुन लिया था। यह जानने के फौरन बाद केशव पुष्पा को पेजर में मैसेज सेंड करता है, पर तब तक देरी हो चुकी थी। कोंडा रेड्डी के आदमी पुष्पा को पकड़ चुके थे और उसे मार पीट रहे होते हैं। जब कोंडा रेड्डी अपनी गन लेकर के पुष्पा को मारने ही वाला होता है कि तभी कुछ लोग आते हैं और वह कोंडा रेड्डी को ही मार देते हैं। वह और कोई नहीं बल्कि मंगल सेनू का साला मार्केश और उसके आदमी थे, क्योंकि कोंडा रेड्डी ने मंगल सेनू को मना करके सीधे मुर्गन को माल बेचा था। इसीलिए मंगल सेनू ने कोंडा रेड्डी की गैंग को खत्म करने के लिए लोग भेजे थे। अब इन दोनों गैंग के बीच में जबरदस्त फायरिंग और फाइटिंग शुरू हो जाती है। पुष्पा दोनों गैंग से बचते बचाते वहां से भागने लगता है। तभी सीनू का साला जग्गा रेड्डी को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि पुष्पा आ जाता है और सीनू के सभी आदमियों को मार देता है और जग्गा रेड्डी को बचा लेता है। पुष्पा जग्गा रेड्डी को बोलता है कि हमारी आपस में चाहे जो भी दुश्मनी हो लेकिन हम पार्टनर हैं, इसलिए कोई बाहर वाला मेरे पार्टनर पर अगर हमला करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इधर सीनू को यह बात पता चलती है कि पुष्पा ने उसके सारे आदमियों को और उसके साले को मार दिया। अब दूसरे दिन जब कोंडा रेड्डी का अंतिम संस्कार होता है तो वहाँ होम मिनिस्टर भी आता है। मतलब कि इन सारे स्मगलिंग में वहाँ का मिनिस्टर भी शामिल था। मिनिस्टर अपने साथ मंगल सीनू को भी लेकर के आता है। वहीं पर बाकी के सभी सिंडिकेट वालों के साथ मीटिंग करने लगता है और पुष्पा से पूछता है कि उन लोगों ने मंगल सेनू को माल क्यों नहीं बेचा। तब पुष्पा मिनिस्टर को मंगल सेनू की सारी सच्चाई बताता है
कि किस तरह वह हम सबको सिर्फ 1 टन के 25 लाख रुपए देता है, जबकि वह खुद 1 टन के 1.5 करोड़ तक कमाता है। पुष्पा आगे उन लोगों को समझाता है कि सारी धरती पर सिर्फ हमारे आंध्रा में ही यह पेड़ पाए जाते हैं। ऐसे में बाहर बहुत ही व्यापारी हैं जो हमें 1 टन के 2 करोड़ रुपए तक दे सकते हैं। अगर हम सब साथ में मिल करके एक रेट में व्यापार करें तो हम सबका मुनाफा होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा माल है जो कहीं नहीं मिलता। ये सारी बातें मिनिस्टर को समझ आ जाती हैं और वह चंदन का सारा डीलिंग पुष्पा के हाथ दे देता है। मतलब चंदन के स्मगलिंग के सिंडिकेट का लीडर सीनू की जगह अब पुष्पा को बना दिया जाता है। देखते ही देखते पुष्पा इस बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा देता है। मिनिस्टर को, पुलिस वालों को बहुत पैसा बना करके देता है। इस धंधे से जुड़े सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है और खुद पुष्पा भी बहुत पैसा कमा लेता है। वहीं दूसरी तरफ सीनू की बीवी गुस्से में सीनू का गला काट देती है, क्योंकि सीनू ने अभी तक उसके भाई का बदला जो नहीं लिया था। बाद में सीनू के आदमी सीनू को हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। इधर पुष्पा अब एक छोटे कुली से बहुत बड़ा आदमी बन चुका था और डीएसपी गोविंदप्पा आज तक उसके खिलाफ कोई भी सबूत जुटा नहीं पाता। इसीलिए वो रिज़ाइन कर देते हैं और उसकी जगह नए ऑफिसर की पोस्टिंग होती है, जिसका नाम होता है भंवर सिंह शेखावत। इधर पुष्पा की जल्दी ही शादी होने वाली होती है, तो वह शादी का कार्ड और अपने साथ 1 करोड़ रुपए लेकर भंवर सिंह से मिलने पहुंचता है। भंवर सिंह एक बहुत ही टेढ़ा पुलिस ऑफिसर था। वह पुष्पा और उसके साथियों को पसंद नहीं करता और उनके साथ अच्छी तरह से बिहेव भी नहीं करता और पुष्पा की फैमिली के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है कि उसके पीछे कोई सरनेम नहीं है, उसके बाप का कोई अता पता नहीं है, वगैरह वगैरह। पर पता नहीं क्यों पुष्पा बिल्कुल चुप रहता है और उसके बाद वह भंवर सिंह की सारी बातें मानने लगता है। जैसा जैसा भंवर सिंह कहता जाता है पुष्पा ठीक वैसा ही करता रहता है। उसकी हर बात में हाँ मिलाता रहता है। यह सब देखकर केशव को बहुत आश्चर्य होता है कि पुष्पा कभी किसी के सामने झुकता नहीं था, वो ये सब क्यों कर रहा है। फिर पुष्पा की शादी का दिन आ जाता है, लेकिन पुष्पा मंडप में होने की जगह भंवर सिंह के साथ किसी जगह पे पार्टी शार्टी कर रहा होता है। फिर ऐसे ही बातों में पुष्पा भंवर सिंह को पहले दिन की मुलाकात की बातें याद दिलाने लगता है कि कैसे भंवर सिंह ने पुष्पा और उसकी माँ के बारे में अनाप शनाप बातें कही थी। लेकिन पुष्पा सिर्फ इसलिए चुप था कि पहली बार उसकी माँ को उसकी शादी से कुछ खुशी मिलने वाली थी और वह उसकी खुशी खराब नहीं करना चाहता था। उसके बाद पुष्पा भंवर सिंह की गन लेकर उसके सारे कपड़े उतरवा देता है और फिर खुद भी अपने सारे कपड़े उतार कर पैर के ऊपर पैर रखकर बैठ जाता है और भंवर सिंह से कहने लगता है कि तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारी ये यूनिफॉर्म है। अगर तुम इस हालत में बाहर जाओगे तो तुम्हारा कुत्ता भी तुम्हें नहीं पहचानेगा, लेकिन मैं पुष्पराज, मैं कुली से यहाँ तक अपने दम पर पहुँचा हूँ। मैं इस हालत में भी यहाँ से गलियों में गया तो हर कोई मुझे पहचानेगा कि मैं पुष्पराज हूँ। ऐसा कहने के बाद पुष्पा उसी हालत में अपनी शादी के मंडप पर आता है। इधर भंवर सिंह जब बिना कपड़ों के अपने घर पहुँचता है तो उसका कुत्ता सच में उसे नहीं पहचानता और इस पर भौंकने लगता है, तो भंवर सिंह गुस्से में अपने कुत्ते को ही मार देता है। इधर मंडप में पुष्पा श्रीवल्ली से कहता है कि 2 टके के पुलिस ऑफिसर ने पुष्पा को फूल समझने की गलती कर ली। वह जानता नहीं था कि पुष्पा फूल नहीं फायर है। इधर भंवर सिंह गुस्से में पुष्पा के दिए 1 करोड़ रुपए भी जला देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा का पार्ट 2 आने वाला है, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।